तो आज जो है एनीमे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सच में बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें सिर्फ हम एपिसोड नंबर 1 देखेंगे। तो स्टार्ट में होता ये है कि एक आदमी साइकिल पर एक आत्मा का पीछा कर रहा होता है। दरअसल जब लोग मरते हैं तब अगर उनकी इच्छा अधूरी रहती है तो उनकी आत्मा यहाँ पर ही भटकती रहती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे भटकते हुए आत्मा को मुक्ति देते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है तेत्सु धनबा, जो कि डैंडिलियन स्क्वाड से है। ये 21 स्क्वाड है। फिर पीछे से एक लड़की कहती है कि जल्दी से पैडल चलाओ, और फिर हम देखते हैं उसका नाम है मिसाकी कुरुगाने, और ये लीडर होती है डेंडोलन स्क्वाड की। और डेंडोलन स्क्वाड कई स्क्वाड्स में से एक है, बस इस स्क्वाड में सिर्फ यही 2 मेंबर्स है। फिर तेत्सु कहता है कि तुम बस पीछे बैठे रहते हो और काम तो कुछ करते नहीं। उसके बाद मिसाकी तेत्सु को पकड़ती है और ऊपर उठाकर खुद साइकिल चलाती है। इसके बाद वो इतनी जोर से साइकिल चलाते हैं कि सीधा जाकर उस आत्मा से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से तीनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम उस आत्मा के बारे में जानते हैं। उसका नाम होता है हारुकिची नकायामा, जो 67 ईयर के होते हैं और जिनकी मौत बाथरूम में फिसलकर सर पर चोट लगने की वजह से हुई होती है। बाद में हम देखते हैं फिर तेत्सु अपने एक मशीन निकाल कर सीधा उस आत्मा के सर पर तान देता है। ऐसी पिस्तौल होती है जिसके बुलेट से आत्मा सीधे मुक्ति प्राप्त कर लेती है। बाद में आत्मा होती है, वो कहती है कि मुझे इतनी जल्दी मत मारो, मेरी एक इच्छा है, मरने से पहले मैं अपना एक काम करना चाहता हूँ, मैं जाकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जब वो बाहर गई थी तब मैंने उसे हिस्से की पुडिंग खा ली थी, जिस वजह से हमारा झगड़ा हुआ था। उसके कुछ देर बाद ही मेरी मौत हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे कभी माफ़ी नहीं मांगी। फिर वो कहता है कि हाँ, दरअसल पुडिंग बिना खाए कैसे रह सकता, दरअसल पुडिंग बहुत स्वादिष्ट होती है और मेरे सामने रखी थी तो मैं बिना खाए कैसे रह सकता था। मिसाकी कहती है कि हाँ, ये तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं भी उसे खाए बगैर नहीं रह सकती। उसके बाद फिर हम देखते हैं वो तीनों उस आत्मा के घर पर जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने उसकी बीवी खड़ी होती है जो गार्डन साफ कर रही होती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आत्मा को नहीं देख सकते, इसलिए मिसाकी कहते हैं कि हम बस उसके शरीर से आत्मा कुछ देर के लिए बाहर निकालेंगे। इस बात को लेकर तेत्सु को काफ़ी नाराज़ होता है। वो कहता है कि ये काम तो गैर कानूनी, हम नहीं कर सकते। फिर भी मिसाकी जाती है, एक मंत्र कहती है और उस बूढ़ी औरत के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालती है। और जैसे ही आत्मा बाहर आती है हम देखते हैं कि मोटा आदमी होता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर मिसाकी कहती है कि शायद तुम्हारी बीवी तो दिखने में बहुत ज़्यादा दमदार है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि दरअसल ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी ऐसे नहीं दिखती। मिसाकी उसे बहुत ज़्यादा मारती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर इस शरीर में क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो कहता है कि ये औरत थी, वो पहले ही मर चुकी थी, मैंने बस इसके सिर पर कब्जा किया था, मुझे नहीं पता इसकी आत्मा कहाँ है। और ये सब जानने के बाद तेत्सु उसे शूट करता है, जिस वजह से उसकी आत्मा अब मुक्त हो जाती है। और फिर तेत्सु कहता है जो ये श्राप होते हैं वो लोगों के विचारों से ही बनते हैं और आत्मा भी उसी का एक हिस्सा होती है, इसलिए तुम भी अभी एक श्राप ही हो। फिर वो बुढ़ी आत्मा रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। फिर तेत्सु कहता है कि चलो तुम्हारी उस बीवी को ढूंढते हैं। तो उसके बाद तेत्सु अपने दूसरे एजेंसीज को कॉल लगाने लगता है, क्या तुमने किसी बूढ़ी आत्मा को देखा है। और वैसे ही सबको कॉल लगाते हैं और सबका जवाब ना होता है। फिर वो ऐसे कॉल लगाते रहता है अपने दोस्त को। फिर किसी एक स्क्वाड को वो आत्मा मिल जाती है। दरअसल वो स्क्वाड गाड़ी से उस आत्मा के पीछे लगा होता है। फिर हम देखते कि वो आदमी गन निकालकर उसे शूट करने वाला होता है, तभी पीछे से बूढ़ी आत्मा आवाज़ देती है। दरअसल और 3 लोग साइकिल से वहाँ कूद चुके होते हैं और वो उसके करीब जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि ये जो आत्मा है वो हमें मिली थी, इसलिए हम इसे अब वापस मुक्ति दिलाएंगे। फिर आदमी कहता है कि दरअसल ये जो औरत है वो अब तक मरी नहीं है, इसे अपने शरीर में होना चाहिए। और इसे कहकर उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, इस वजह से साइकिल थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद हमारी बूढ़ी आत्मा काफ़ी तेज़ी से पेडल चलाता है, जिसकी वजह से साइकिल बहुत स्पीड से आगे जाती है। उसके बाद इसने स्पीड से जाने के बाद तेत्सु सीधा जाकर दरवाजे को पकड़ देता है और उसके बाद साइकिल वापस से पीछे जाती है और बूढ़ी आत्मा भी उसके साथ पीछे होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि गाड़ी को ज़रा रोक दिया करो। उसके बाद गाड़ी रोकने के लिए वो आदमी पीछे मुड़ता है, तब देखते हैं कि ड्राइवर की जगह मिसाकी बैठी हुई थी। और फिर उसे ब्रेक लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिसाकी को गाड़ी चलाना आता तो नहीं, इसलिए वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाते हैं और गाड़ी फुल स्पीड में आगे जाती है, जिसकी वजह से वो जो बूढ़ी आत्मा है उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है और सीधा गाड़ी आगे जाके नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद अपनी बीवी को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि उसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। बीवी कहती है कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मरने के बाद भी यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हो, इस बात से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता अगर कुछ झगड़े भी हो जाते हैं। और फिर वो बीवी कहती है कि जो भी हमने समय बिताया था वो बहुत ही बढ़िया था, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे करके बूढ़ा उठता है और दोनों की दोनों
एग्रेसिव मोड में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर बुरा उठने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम नहीं बदलोगी और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बुरा अपनी मर्जी से ही मुक्ति पा लेता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और अपनी मुक्ति पा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो बूढ़ी आदमी औरत होती है वो रोने लगती है। उसके बाद वो दोनों उस बुढ़िया को लेकर उसके घर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में उसका सीनियर तेत्सु को डांट रहा होता है क्योंकि वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही आत्मा को मुक्ति दी। दरअसल तेत्सु का काम दूसरों से अलग होता है। वो आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करता है, उसके बाद उसे मुक्ति देता है, जिस वजह से वो दिन में सिर्फ एक बार या फिर 2-3 दिन में सिर्फ एक बार ही आत्मा को मुक्ति दे सकता है, जिसकी वजह से उसका स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सीनियर ऑफिसर के एक बेटा आया होता है जिसका नाम होता है यूची कायोगा, और वो एंजल फेडरेशन के चेयरमैन भी होते हैं। और वो जो बड़े ऑफिसर है उसका मतलब वो नेदर वर्ल्ड के हेड होते हैं। वो लड़का कहता है, दरअसल तुम्हारे जो रेड्स है उनको देखकर निजिकाय ने एक फैसला लिया है। मिसाकी कहती है कि ये निजिकाय क्या है। फिर क्लर्क भी कहते हैं निजिकाय एंजल ग्रुप के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फैसले लेते हैं। और फिर वो आदमी कहता है, दरअसल 40 साल पहले जापानीज लोग काफ़ी अलग हुआ करते थे। उन पर मरने से पहले उनके पास कोई इच्छा नहीं थी, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उनकी आत्मा भटकती नहीं थी। लेकिन आजकल का दौर थोड़ा अलग है। आजकल भटकती हुई आत्मा का जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कई सारी भटकती आत्मा है। और यही चलता रहा तो आने वाले समय में इंसानों से ज़्यादा भटकती हुई आत्मा रहेगी और इसी तादाद को हमें जल्दी से जल्दी कम करना पड़ेगा, जिस वजह से वो आदमी अपना जादू करके पूरे ऑफिस को इंटीरियर बदल देता है। उसके बाद बॉस कहता है उसे कि हम पूरे लगन से मेहनत करते हैं। और फिर वो आदमी एक चार्ट निकालता है जहाँ पर उनके डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस चार्ट होते हैं, जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पिछले बार से बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, तुम उतने आत्मा को मुक्तियाँ नहीं दे पा रहे हो जितनी की ज़रूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस चार्ट में सबसे कम नंबर होता है डेलियन स्क्वाड का। इतने कम नंबर होने के बाद उसे कहता है कि आज भी शायद तुमने बुढ़े आदमी की बकवास इच्छा पूरी की होगी। तब वो कहता है कि बकवास इच्छा, तब वो आदमी कहता है कि आत्मा मरती है तो उसकी इच्छा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ मिट जाता है। क्योंकि आत्मा की मुक्ति के बाद सब कुछ मिट जाता है, तो उनका इच्छा पूरी करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो कहता है कि डेंडेलन स्कॉट को आदत लग गई है गैर जिम्मेदारी करने की। यह बात सुनकर तेत्सु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एक ही पंच में अपनी टेबल तोड़ देता है और वो कहता है कि अरे साले अमीर बाप की औलाद, बड़े बाप की औलाद है तो क्या कुछ भी बोलेगा क्या। ये कहकर उसका सारा इल्यूजन गायब हो जाता है और वापिस पहले जैसे ही हो जाता है। उसके बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, सीधा पंच मारता है उसके चेहरे पे और एट द टाइम मिसाकी उसे रोक देती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका पंच उसके चेहरे की ठीक काफ़ी ज़्यादा पास था और दरअसल उसका इम्पैक्ट उसके पिछले स्क्रीन पर हुआ था। पिछली स्क्रीन पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है और ये देखकर ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और थोड़ा डर भी लगने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं फिर वो कहता है, मैं अपना काम करूँगा क्योंकि ये मेरा काम है, पर मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये क्या करे, नीले बाल वाला आदमी कहता है कि आज से जो भी पेमेंट होगी वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगी। जिसके ज़्यादा स्कोर्स होंगे तभी उनको उतनी पेमेंट मिलेगी और जिसके कम होंगे उनको पेमेंट नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीले बाल वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर तेत्सु कहता है कि तो यहाँ पर हम सब टीम वर्क काम करते हैं। उसके बाद वो इधर उधर देखता है कि सारे लोग अपने काम में लगे हुए थे। एट द पॉइंट वो अपना पूरा काम कर रहे होते। सब लोगों से जाकर पूछता है कि हमें एकजुट होना चाहिए इस फैसले के खिलाफ, लेकिन सब लोगों से इग्नोर करते हैं और अपना काम करते हैं। और ये सब देख कर ही उसी बात वो कहता है कि मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला और वहाँ से चला जाता है। फिर मिसा के पीछे से कहते हैं कि गुड लक से। इसके बाद वो उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन के ऑफिस में, जहाँ चेयरमैन तेत्सु को देख रहा होता है। अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ बड़े भाई फिक्र मत करो, सब कुछ तैयार है, जैसा डैड ने हुक्म दिया था हम उन्हें नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। आप नीचे कमेंट में बताइए एपिसोड कैसा रहा और इसके एपिसोड आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे।